वो जो आराम से नींद के मज़े ले रही थी, जब भी उसकी आँख किसी के लम्स पर पट से खुली। मगर अंधेरे के बावजूद वो जान चुकी थी कि ज़ारून शाह की बीवी को खुद ज़ारून शाह ही हाथ लगा सकता है। उसके मखसूस कैलोन की खुशबू हुरिया के हवासों पर बुरी तरह छा रही थी। ज़ारून ने नरमी से उसे अपने बाजुओं में उठाया और पैर से दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सामने से आते मीर शाह को देख ज़ारून बिगड़ पड़ाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ारून शाह की बदौलत अभी और जाने क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे हमें। मीर शाह ने उसे घूरा। बंदा नज़रअंदाज करके भी तो गुजर सकता है, मगर नहीं, आप तो जब तक मुझे अच्छे से जलील नहीं करेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। ज़ारून ने मुंह बनाया। काम तुम्हारे हैं नज़रअंदाज करने वाले? अब आपका चांस नहीं बन रहा तो क्या दूसरों पर भी पाबंदी लगा देंगे आप? ज़ारून ने दांत निकाले। शट अप। मीर शाह भी एक पल को झींक गया, जबकि मीर शाह के सामने इस तरह की बात हुरिया, जो आंखें बंद किए हुए थी, बेहोश होने को थी। ज़ारून उसे लिए कमरे में आया। हुरिया का दिल धड़क धड़क कर पागल हुआ जा रहा था। एक तरफ वो उसे छोड़कर चले जाना चाहती थी तो दूसरी तरफ वो उसकी आदी होने लगी थी। ज़ारून ने उसे लाकर बेड पर लेटाया। हुरिया के सारे जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी। क्या करने वाला था वो? इरादे तो उसके पिछले कुछ दिनों से उसे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं है, अब आप आंखें खोल सकती हैं। हुरिया एक पल को जहाँ की तहाँ रह गई, मगर कोई चारा ना था सिवाय उठ जाने के, क्योंकि वो जान चुका था कि वो जाग रही है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होता है, मगर तुम्हें क्या पता कि वो क्या होता है। वो अपनी खिजालत मिटाने को उस पर चढ़ दौड़ी। मैंने पहले ही वार्न किया था कि आज रात शराफत से कमरे में तशरीफ़ ले आना, वरना मैं तो फिर ले ही आऊँगा। माहिमा के भाई को छोड़ के माहिमा के पास सोने को किसने बोला था आपको? मेरी बात को इग्नोर करने का फिर यही अंजाम होना था। और वैसे भी मैं अपनी शरई और कानूनी बीवी को लाया हूँ, कौन सा यूं ही मैं लड़कियां उठाता फिरता हूँ? ज़ारून ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। मुझे क्या मालूम कि क्या क्या करते रहते हो? हुरिया ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, वो महसूस हुआ था उसकी बात पर, तो आपको अभी तक यही पता नहीं चला? कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। आप? हुरिया ने उसके तर्ज तखातुब पर सवालिया आईब्राउ उचकाई। जी आप, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें सिर्फ हसन शाह की बेटी समझता था तो तुम्हें तुम ही कहता था, मगर अब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर ज़ारून शाह की बीवी बनाने का इरादा कर चुका हूँ। इसलिए अब से तुम नहीं, आप हैं, क्योंकि ज़ारून शाह की बीवी इतनी इज्जत तो डिज़र्व करती है। वो बिल्कुल उसके सामने विराजमान था। बहुत आसान है ये सब तुम्हारे लिए। हुरिया की आवाज़ ना चाहते हुए भी भीग गई। मैं माजरत कर चुका हूँ अपने हर फेल की आपसे, उसने याद दिलाया। मैंने कब कहा कि मैंने आपकी माजरत कबूल कर ली? वो आज खुल के उससे बात करना चाहती थी। बाबा और तुम्हारे दरमियान वजह तनाज़रा जानना चाहती हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ, हसन शाह बीच में मत लाइए। तो जिसको आप अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, उससे आपने हसन शाह की वजह से ही ज़बरदस्ती निकाह किया था ना? वो हसन शाह की ही बेटी है, अगर याद हो तो। मैं मानता हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं था आपको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल करने का, न इस घर में लाने का, मगर हमारे दरमियान बन चुके रिश्ते ने अपना आप मनवा लिया। मुझे एहसास दिलाया कि मैंने आपके साथ ज़्यादती की। आपकी ज़ात पर मेरा हक साबित है, और बीवी होने के जो हकूक़ आपने हासिल करने हैं, मैं उन्हें बखुशी आपको सौंपना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो क्या मेरी बात को अहमियत दी जाएगी? गुड़िया ने सवाल किया। आप क्या चाहती हैं, बता दें वो आप। वो अब सर्द मोरी की इस जंग को ख़त्म करना चाह रहा था। ज़हनी तौर पर वो बहुत डिस्टर्ब था, जबकि दूसरी तरफ कन्फ्यूज़ तो हुरिया भी थी। वो अपने बाबा को कह चुकी थी कि वो वलीमा नहीं चाहती, क्योंकि ज़ारून और हसन शाह के इख्तलाफात उसकी समझ से बालातर थे। वो हुरिया को हरगिज़ भी ज़ारून के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ज़ारून हसन शाह का नाम भी नहीं सुनना चाहता था, मगर हुरिया को अपनाना चाहता था। वो ये भी जानती थी कि वो उसे कभी हसन शाह से मिलने की इजाज़त नहीं देगा। मुझे कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि मैं चाहकर भी वो सब नज़रअंदाज नहीं कर सकती जो मेरे साथ हुआ है। वो रुखाई से कहती करवट बदल कर लेट गई। सुबह वो किसी भी तरह अपने बाबा से बात करके इस मामले को हल करना चाहती थी। ज़ारून कुछ देर तो यूं ही बैठा उसकी पुश्त को देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठकर बाहर चला गया। नींद हुरिया की आंखों से भी उड़ चुकी थी। वो करवट पर करवट बदल रही थी, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ तो उठकर शॉल ओढ़ती बाहर चली आई, मगर उसे वो नज़र नहीं आया कहीं।
दिल बेचैन हुआ तो वो दूसरी जानिब बढ़ी तो वो उसे लॉन में रखी गई कोने वाली चेयर पर बैठा नजर आया। जिस चीज़ ने उसे ठिठकने पर मजबूर किया वो उसके हाथ में जलता सिगरेट था, क्योंकि उसने आज तक उसे स्मोकिंग करते नहीं देखा था। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करने जा रही थी, मगर वो इतना जानती थी कि वो बहरहाल उसका शोहर है, जिसका बढ़ा हुआ हाथ वो थोड़ी देर पहले झटक चुकी थी। दिल में अल्लाह की नाराज़गी का डर भी गालिब आया था। उसने आगे बढ़कर सिगरेट उसके हाथ से लेकर बुझा दी। ज़ारून चौंक कर सीधा हुआ। सोई नहीं आप? उसने एक नज़र उसे देखा। नहीं, नींद नहीं आई, वो सरसरी सा बोली। क्यों, आप तो सोने लगी थी। इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं सो रही थी, आपने जगा दिया। वो मुंह बनाकर बोली। मेरे पास परमिट है इस चीज़ का। वो गहरी नज़र उस पर डालते बाबर करवा गया। वो खामोश रही। खामोशी का ये दौरानिया तवील होता गया। दोनों को समझ नहीं आ रही थी। ठंड हो रही है इधर, बीमार पड़ सकती हैं आप, घर में शादी है। ज़ारून ने उसे वहाँ से हटाना चाहा। आप नाराज़ हो गए हैं मुझसे? बिलाखिर वो अपने मतलब की बात पर आई। आप क्यों पूछ रही हैं? उसे समझ ना आई। बताएं भी जो पूछा है। वो बस जिद हुई। ये सवाल किस सिलसिले में है? अब के वो चिड़ी। अगर मैं कहूँ कि नहीं तो? ज़ारून ने उल्टा उससे सवाल पूछा। तो मैं जाके सो जाऊंगी, और अगर मैं कहूँ हाँ तो आप मुझे माफ़ कर दें। उसने आराम से अपना मुद्दा पेश किया। तो आप यहाँ माफ़ी मांगने आई हैं? मतलब एक बार फिर मुझे मेरे हक से दस्तबरदार किया जाएगा? मतलब? हुरिया के पल्ले बात नहीं पड़ी थी उसकी शायद। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी ज़ात पर अपना तसर्रुफ़ चाहता हूँ तो? बोझल लहजे में जानलेवा सवाल आया। हुरिया नज़रें झुका गई। खैर छोड़ें, मेरे जज्बात अभी इतने सरकश नहीं कि मैं उन्हें लगाम न डाल सकूं। बेफिक्र होकर सो जाएं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मेरे लिए अब आपकी बात बहुत अहमियत रखती है। उसने हुरिया की मुश्किल आसान कर दी। वो चले जाना चाहती थी, मगर कदम उठने से इनकारी हो गए। दिल बागी हुआ जा रहा था। वो वैसे ही बुत बनी बैठी रही। जभी ज़ारून ने हाथ बढ़ाकर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाया। अब आप मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हैं। जितना भी मजबूत सही, मगर फिर भी हूँ तो गोश्त पोस्ट का बना इंसान ही ना। जज्बात बेकाबू हुए जा रहे हैं। मिल्कियत का एहसास जोर पकड़ चुका है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका मान तोड़ दूं। इस बार कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए उठकर यहाँ आ गया। और आप हैं कि मुसलसल मेरे ज़ब्त को आजमाई जा रही हैं। ज़ारून ने उसकी गर्दन में मुंह घुसाया। हुरिया ने उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींची। उसकी दाढ़ी की हल्की सी चुभन उसकी गर्दन पर गुदगुदी सी कर रही थी। वो बेखुद होती उसके सीने पर सर रख कर आंखें मूंद गई। हुरिया के दिल की धक धक ज़ारून को अपने सीने पर साफ महसूस हो रही थी। उसका नर्म गुदाज सरापा रात के पुरफसूं लम्हे मिलकर अजीब तलिस्म बखेर रहे थे। ज़ारून उसे बाहों में उठाए कमरे में लाया। उनके दरमियान अब सिर्फ खामोशी थी, मगर उसके भी हजार मायने थे। सांसों की मध्यम आवाज़, नाइट बल्ब के सबब नीम तारीकी में डूबा कमरा, सब माहौल को बहुत ख़ौफनाक बना रहा था। बहुत हसीन लग रही हैं इस वक्त, इतनी के नज़र हटने से इनकारी है आज। दिल बेईमान हुआ जा रहा है, हवास बेकाबू हो रहे हैं। ये ख्याल ही बहुत दिलकश है कि आप मेरे लिए ज़मीन पर उतारी गई हैं। यह एहसास बहुत मसरूर कर देने वाला है कि आप मेरे निकाह में हो, और ज़ारून शाह को ये इकरार करने में कोई यार नहीं कि उसे अपनी बीवी से पहली और आखिरी मोहब्बत हो गई है। ज़ारून की ज़ूम-आइनी सरगोशियों पर सारा माहौल रक्स कर रहा था। वो मिनमिनाई, मगर वो शायद सुनने के मूड में नहीं था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। सुबह से सबकी दौड़ें लगी हुई थी। बारात का फंक्शन शहर के सबसे बेहतरीन बैंक्वेट में हाई सिक्योरिटी के अंडर मुनक्किद किया गया था। बारात हवेली से रवाना होकर बैंक्वेट पहुंचना थी और हवेली ही वापस आना थी। उष्णा, महिमा, फरवा और हुरिया पहले ही राह को साथ लेकर रवाना हो चुकी थी। अरमान और एहान के साथ वो फार्म हाउस पहुंची थी, जहां दो ब्यूटिशियंस पहले से मौजूद थी। वो जल्दी से तैयार होने लगी। उष्णा का दिल परेशान सा था। वो रात का गया अभी तक वापस नहीं आया था, ना कोई राब्ता किया था। खुद वो शर्म के मारे किसी से पूछ भी नहीं पाई। दूसरी तरफ हुरिया की सुबह से टांग खींची जा रही थी। सुबह सुबह जब वो भीगी भीगी शर्माई ले जाई सी कमरे से बाहर आई तो सबके मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकला। बीजान जहाँ दीदा औरत थी, उसे देखते ही समझ गई थी आज वो उन्हें सुहागन लगी जो शोहर के पहलू से उठकर आई हो। तब से फरवा और माहिमा ने उसे छेड़ छेड़ कर बेहाल कर दिया था। सारी रात उनके भाई ने जान हवा किए रखी और अब वो दोनों से तंग किए जा रही थी। वो ज़ारून की आंख लगते ही फ्रेश होकर कमरे से खिसक आई। डीप रेड लहंगा जिस पर गोल्डन हैवी वर्क हुआ था पहने हुए इरहा चांद को शर्मा रही थी। सबने उसे देखकर उसकी नज़र उतारी। वो उस वक्त बैंक्वेट के अलग बने रूम में बैठी थी। वो सो गवार से मुसलसल हाथ मसल रही थी।
इरहा मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, तुम कौन सा कहीं और जा रही हो, अपने ही घर जाना है, सब साथ होंगे, क्यों परेशान हो रही हो। महिमा ने उसे नर्वस होते देख प्यार से समझाया। वो कहीं से भी कॉन्फिडेंट इरहा नहीं लग रही थी, बहुत खामोश रहती थी। अब ना कोई जिद ना फरमाइश, वरना हवेली में वो सबसे ज़्यादा गुस्से वाली और धड़ल्ले वाली लड़की थी। जब भी बारात की आमद का शोर उठा, इरहा ने बेसाख्ता महिमा का हाथ थामा। उफ इरहा, हद है, मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद ना थी कि तुम इस तरह से नर्वस होगी अपनी शादी पर। क्या हो गया है, मुराद से ही तो शादी हो रही है तुम्हारी, वो कोई गैर थोड़ी है। ऑफ वाइट और गोल्डन शेरवानी में शहजादों की सी आन बान लिए मुराद बेहद शानदार लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी का अपना ही चार्म था। माशाल्लाह मुराद भाई बहुत वजी लग रहे हैं। हुरिया ने आकर उसे सारा अहवाल बताया। मर्दों और औरतों की साइड्स अलग रखी गई थी। वसी पैमाने पर लोग इनवाइटेड थे। खाने के बाद इरहा को मुराद के साथ लाकर बिठाने का पैगाम आया तो वो इरहा को लिए स्टेज की जानिब बढ़ी। जब ही उष्णा की नज़र सामने स्टेज पर एहान के साथ बात करते मीर शाह पर पड़ी, एक सकून की लहर उसके रगो पैर में सिरायत कर गई। ब्लैक शलवार सूट और ब्लैक ही शॉल लिए हुए था। उसकी वजाहत उष्णा को रश्क में मुब्तला कर दिया करती थी। मीर शाह की भी उस पर नज़र पड़ चुकी थी। नज़रों के तसादुम पर उष्णा ने गड़बड़ाकर नज़रें झुकाईं। इरहा को लाकर मुराद के पहलू में बिठा दिया गया तो सबने उनकी जोड़ी को सराहा। दूध पिलाई की रस्म के लिए सारी लड़कियां इरहा की साइड पर थीं और लड़के मुराद की पार्टी में। जी तो मुराद भाई क्या दे सकते हैं इरहा को ले जाने के लिए। माहिमा ने दूध का गिलास थामे बाकायदा आगाज़ किया। आप लोग क्या लेंगी इन्हें मेरे साथ भेजने के लिए। मुराद ने सवाल के जवाब में सवाल दागा। सिर्फ 2 लाख। फरवा ने दरिया दिली दिखाई। क्या? लड़के तो चीख ही पड़े। एक गिलास दूध की कीमत 2 लाख, खुदा का खौफ करो तुम, और दूल्हे की बहन हो तुम। अगर याद हो तो अरमान ने फरवा को शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। इस एक गिलास दूध की कीमत तुम क्या जानो अरमान बाबू। फरवा ने डायलॉग की टांग तोड़ी। हम अच्छे से जानते हैं, हमें मत बताओ तुम लोग दूध की कीमत। अच्छा कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता। लड़कों ने पंतरा बदला। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। यार ऐसा करो, मीर भाई को बुला कर लाओ मेरे ख्याल से। नहीं हरगिज़ नहीं। वो सब तड़प ही तो गई थी, मगर उनके नाना करने के बावजूद अरमान उसे ऊपर स्टेज पर बुला चुका था। उष्णा जो बहुत चहक रही थी उसके आते ही शराफत से बैठ गई थी। छक्के तो छूटे हुरिया के जब उसने ज़ारून को स्टेज पर आते देखा। वो सुबह से कमरे से फरार होने के बाद अब ज़ारून को नज़र आई थी। उसमें हरगिज़ भी हिम्मत ना थी उसकी बोलती निगाहों को सहने की। क्या मसला है? मीर शाह ने उष्णा का यकदम खामोश होना नोट कर लिया था। खुदा का कहर है भाई, मतलब ये एक दूध का गिलास चारों ख़वातीन ब्लैक में बेच रही हैं, और मेरी ख़ास दरख्वास्त है आपसे और ज़ारून भाई से, अपनी अपनी जोजा मोहतरमा को कोई थोड़े पैसे वैसे देकर बात ख़त्म करो यहीं यार। देखो क्या दिन आ गए हैं, वो यूं भले लोगों को लूट रही हैं। हुरिया और उष्णा ने बेख्तियार अरमान को घूरा। डिमांड क्या है? उसने अरमान की बकवास को इग्नोर किया। 2 लाख। अरमान ने लाख को लंबा किया। तो मसला क्या है? पैसे दो और बात ख़त्म करो। मीर शाह ने मिनटों में मसले का हल दिया। माजरत भाईजान, गलती हो गई, हमने आपको भाई समझकर बुला लिया, मगर हम तो भूल गए थे कि आप कुछ अरसे से जन मुरीद हो चुके हैं। अरमान ने जलते कुर्ते कहा और वहाँ से भागा। महफिल एकदम ज़ाफ़रान हुई। उष्णा मारे शर्म के सर ही ना उठा सकी, जबकि मीर भी मुस्कुरा दिया। खैर 1 लाख में डील डन हो गई तो मुराद को दूध पिलाया गया। यूं ही हंसी खुशी में रुखसती का वक्त आन पहुंचा। वलीमा भी चूंकि शहर में ही था इसलिए हवेली सिर्फ शाहाना, दुराब शाह, फरवा, माहिमा, इरहा, मुराद और रेहान जा रहे थे। बाकी सब इधर ही रुकेंगे। दुराब शाह की गाड़ी में शाहाना और फरवा पहले ही निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें जाकर कुछ इंतजामात भी करने थे। एहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मुराद शाह उसके साथ फ्रंट सीट पर, जबकि इरहा और महिमा पिछली सीटों पर विराजमान थी। काजिम शाह, बीजान, महराब शाह, अरूसा, मीर शाह, उष्णा, ज़ारून, हुरिया और अरमान फार्म हाउस के लिए निकले थे, क्योंकि ज़मान को फंक्शन के बाद नहीं देखा गया था। उफ बहुत थक गए। हुरिया और उष्णा बीजान के पास ही बैठ गई थी। उष्णा को कमरे में जाना मुहाल लग रहा था, जबकि हुरिया परेशानी से हसन शाह के फ़ोन का वेट कर रही थी। कुछ रस्मों के बाद इरहा को मुराद के कमरे में पहुंचा दिया गया। इरहा का दिल धड़क धड़क कर पागल हुआ जा रहा था। सारा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। हर तरफ से उठती गुलाब की महक उसके एहसासात को मुअत्तल कर रही थी। वो मुराद के कमरे में बहुत बार आई थी, लेकिन आज जिस हैसियत से वो यहाँ बैठी थी, क्या अब वो उसे यह हैसियत देगा भी या नहीं?
वो साकित बैठी सोचों में गुम थी कि पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें बहने लगी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज पर उसका दिल जैसे बंद हुआ था। कदमों की चाप पर उसका दिल मुट्ठी में आया। कैसे सामना करूं इस शख्स का? मुराद को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। इस वक्त के लिए उसने बहुत कुछ सोच रखा था, इस रात के लिए बहुत से ख्वाब सजाए थे, मगर सब खत्म हो चुका था। वो पूर सजी उसकी मिल्कियत बनी, उसकी सेज सजाए बैठी थी, मगर ये ख्याल उसके मुर्दा जज्बात को जगा नहीं सका। उसका दिल जैसे खाली हो गया था, हर एहसास, हर जज्बे से। वो आहिस्ता से बेड के किनारे पर टिका, एक नज़र उसे देखा। वो अब भी नज़रें झुकाए बैठी थी। ये मामा ने आपके लिए दिए हैं। उसने एक डब्बा उसके सामने रखा। इरहा, आप मेरी कज़न और अब मेरी बीवी भी हैं, और मेरी तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी भी तरह से आपकी तौहीन या आपकी दिल आज़ारी करूं, मगर मैंने आपको मना किया था ये शादी करने से। मुझे नहीं पता आपने खुद को सज़ा देने के लिए ये राह चुनी या फिर किसी पछतावे ने आपको ये फैसला करने पर मजबूर किया, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी ज़ात आपके लिए कभी भी शोहर की हैसियत से काबिल कबूल नहीं थी। उसकी इतनी साफ गोई पर इरहा का दिल डूब कर अथाह गहराइयों में जा गिरा। मैं इरहा के लब फड़फड़ाए। वो कुछ कहना चाहती मगर जुबान ने साथ ना दिया। मुराद ने बात आगे बढ़ाई। खैर, ये जो रिश्ता बन चुका है मैं इसका पास रखूंगा। मेरी तरफ से आपको कभी किसी के सामने कोई शर्मिंदगी ना होगी, मगर इस कमरे में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। मैं माजरत खा हूँ आपसे। वो कितनी तमीज़ से, कितनी आजिज़ी से उससे माजरत कर रहा था, जबकि वो हक बजानिब था। उसका अंदाज, उसके अल्फाज का चुनाव इरहा को मज़ीद शर्मिंदा कर गया। मुराद शाह को मैं होटल के उसी कमरे में दफन कर आया था। उसके इस जुमले पर इरहा ने शिद्दत से अपने मरने की दुआ की। वो क्या कर चुकी थी अपने और उसके साथ? बहती आंखों से वो सर थामती वहीं गिरती चली गई। टेंशन, परेशानी और सुबह से भूखी होने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। मुराद ने जल्दी से झुककर उसका गाल थपथपाया, मगर वो टस से मस ना हुई। साइड टेबल पर पड़े जग में से ग्लास में पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारे। 2-4 मिनट बाद वो हल्का सा कसमसाई तो मुराद ज़रा रिलैक्स हुआ। उसने इरहा के मुंह से पानी का ग्लास लगाया। इरहा ने खाली नज़रों से उसे देखते 2 घूंट पिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल में आपको चेंज करके आराम करना चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल में आपको चेंज करके आराम करना चाहिए। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। आप बेफिक्र रहें मेरी तरफ से। वो संजीदा सा कहता उठ गया। वो उसके रोने, उसकी चुप या उसकी तबीयत की खराबी को क्या समझ रहा था? क्या वो इस कदर उससे बदगुमान हो चुका था? इरहा को कदम कदम पर अपने खसारे का शिद्दत से एहसास हुआ। मुराद चेंज करके निकला जब वो बेड पर बैठी अपने दुपट्टे की पिन्स के साथ उलझ रही थी। अभी तक मुराद को इस सिचुएशन में समझ ना आया क्या करे। फिर खामोशी से आगे बढ़कर उसके दुपट्टे की पिन्स निकालने लगा। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसके परफ्यूम की खुशबू, उसकी इतनी नज़दीकी इरहा का तनफ़ुस बढ़ा रही थी। उसके एहसासात, उसका दिल बहुत तेज़ी से बदल रहा था, मगर मुराद इस सब को सिर्फ उसका पछतावा या खुद को दी जाने वाली खुद साख्ता सज़ा समझ रहा था। खैर, हालात ही ऐसे बन गए थे कि सब कुछ मिक्स अप हो चुका था। इरहा जानती थी उसे बहुत समझदारी से काम लेना होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, मगर वो ये रिश्ता हर हाल में निभाएगी। वो खुद से अहद करती, चुपके चुपके मुराद के तने हुए चेहरे पर भी एक नज़र डाल लेती। वो अपना काम करके पीछे हटा तो वो अपना लहंगा संभालती आगे बढ़ी। जब ही उसका पाँव लॉन्ग टेल लहंगे में जाने कहाँ अटका कि वो ज़मीं बोस हो ही जाती, जब मुराद ने सूरत से उसकी कलाई थाम कर उसे संभाला। गिरने से तो बच गई, मगर 2-4 चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई को जख्मी कर गई थी। मुराद खामोशी से बेड की तरफ बढ़ गया। वो पहले भी बहुत कम गो था, मगर इरहा को उसकी खामोशी से अब वहशत होने लगी थी। आंखें यकदम भर आईं। इससे पहले कि उसका ज़ब्त टूटता, वो जल्दी से गिरती पड़ती वॉशरूम में बंद हुई। आंसू तवातुर से गालों को भिगोने लगे और वो मुंह पर हाथ रखे रोती चली गई। या अल्लाह पाक, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ कर गई थी। मैं एक गैर महरम के झूठे इकरार और मीठी बातों में आकर तेरे अहकामात को भुला गई थी। अब ये मेरी सज़ा है कि मैं अपने महरम की मोहब्बत से भी महरूम हूँ। तू रहीम है मौला, मुझे माफ़ कर दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी मोहब्बत, तवज्जो और लगन से अपने शोहर का दिल जीत लूँ, उसके दिल में जगह बना सकूं जो मैं अपनी गलती से खुद गंवा चुकी हूँ। काफ़ी देर रोने के बाद दिल का बोझ ज़रा हल्का हुआ तो वो एक नया आज़्म लिए उठी। भारी भरकम लहंगे से खुद को आज़ाद किया। जब पलटी तो ये क्या, वो कपड़े तो उठाना ही भूल गई थी। उफ,
क्या कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता आज मेरे साथ? अब क्या करूं? जब से कमरे में आई थी कभी बेहोश हो जाती, कभी गिरने लगती और अब यही बाकी रह गया था। उसे अब सही से खुद पर ताव आ रहा था। नाचार उसने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया। मुराद जो अपनी जगह लेट चुका था उठकर दरवाजे तक आया। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? वो मैं कपड़े लेना भूल गई थी। वो अपनी हरकतों की वजह से शदीद सबकी महसूस कर रही थी। मुराद कबर्ड की तरफ बढ़ा जहाँ एक साइड पर उसके जोड़े लटकाए गए थे, मगर वो सब हैवी ड्रेसेस थे। उसने दूसरा पट खोला तो कुछ आरामदेह सूट नजर आए। उसने एक लाइट ग्रे कलर का शलवार कमीज निकाला जिस पर ग्रे ही धागे से हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। उसने डोर नॉक किया। जी, अंदर से आवाज़ आई, ओपन द डोर। मुराद ने संजीदगी से कहा, जी, जबकि वो टॉवल में लिपटी उछल ही तो गई थी अपनी जगह से। क्या जी? ये कपड़े पकड़े अपने, उसने वजाहत की तो वो शर्मिंदा सी हुई। जरा सा दरवाज़ा खोलकर हाथ आगे बढ़ाया तो मुराद ने हैंगर उसके हाथ में थमा दिया। वो चेंज करके बाहर आई तो कमरे में सिर्फ इरहा के साइड का लैंप ऑन था। वो करवट लिए बिल्कुल कोने पर लेटा हुआ था। वो उंगलियां चटखाती वहीं खड़ी रही। कमरे में कोई बड़ा सोफा नहीं है जहां आप आराम फरमाने का सोचें, इसलिए बेहतर है बेड पर ही लेट जाएं। मैं बता चुका हूँ, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं। उसने करवट बदले बगैर ही अपनी बात उस तक पहुँचाई। इरहा को फिर से रोना आया। वो उसे कैसे बताए कि वो गलत सोच रहा है? भला वो उससे कैसे डर सकती है जिसने उसकी इज्जत की हिफाजत की, जो अब उसका शोहर था, उसके जिस्मो जान का मालिक। वो तो सिर्फ शर्मिंदा थी उससे, मगर वो उसकी झिझक, उसकी शर्म को गलत मतलब में ले रहा था। वो आहिस्ता से कदम बढ़ाती बेड तक आई। जब उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी एक ट्यूब पर पड़ी, यकीनन मुराद ने रखी होगी। उसका दिल उसकी केयर पर मजीद बोझल हुआ। वो कैसे जान लेता था उसके बारे में? इतना सब होने के बावजूद उसका रवैया उसके साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा किसी सतही मर्द का हो सकता है। उसने पलट कर अपने रूड मगर केयरिंग से मसीहा की पुश्त को देखा, फिर ट्यूब की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर कलाई पर लगाई। उसे अंधेरे से डर लगता था, इसलिए उसने अपनी साइड का लैंप ऑन ही रहने दिया और कोने में टिक कर लेट गई। जाने ये फासले कब सिमटने थे।